अच्छा जी, आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो आपका नंबर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इससे पहले हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो था आपके मैनेजिंग करियर्स। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डिस्कस करेंगे और ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। और इसमें जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो आपकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड हैं चीज़ें, कि जब आप चीज़ों को प्लान आउट कर लेते हैं तो जो फिर उस प्लानिंग की बेस पे फिर लोग किस तरह से उनको परफॉर्म करेंगे, और फिर उस परफॉर्मेंस की बेस पे फिर आप उनको अप्रेज भी करेंगे, आप उनकी इवेलुएशंस भी करेंगे। तो एम्प्लॉयज सी परफॉर्मेंस इवेलुएशंस एज हैविंग अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन देयर वर्क लाइफ्स। क्वेश्चंस रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। लोग अपनी जो परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन है उसका इम्पैक्ट अपनी ज़िंदगियों पे भी समझते हैं, और इस प्रोसेस के जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि आपने अगर इवेलुएट करना है तो आप क्यों कर रहे हैं। हु बेनिफिट्स फ्रॉम द वैल्यूएशन। अगर आप ये वैल्यूएशन करेंगे तो इसका फ़ायदा किसको होगा, क्या फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे इवेलुएशन के लिए, और किस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस इवेलुएशन में आ सकते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके तीन बेसिकली मकसद हैं कि नंबर वन, टू वे फीडबैक है। परफॉर्मेंस मेजर्स म्यूचुअली सेट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। डेवलपमेंट है, आइडेंटिफाइंग एरियाज इन विच एम्प्लॉय हैव डेफिशिएंसीज और वीकनेसेस। डॉक्यूमेंटेशन है, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो ये थ्री मेन पर्पसेस हैं आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के, कि एक्चुअली तो ये फीडबैक सिस्टम है, टू वे है। टू वे से मुराद ये है कि आप कुछ सुनते हैं और कुछ सुनाते हैं। डेवलपमेंट ये है कि अगर आपने वैल्यूएशन की और पता चला है कि डेफिशिएंसीज़ हैं, तो उन डेफिशिएंसीज़ को जब आप कवर करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंटेशन आप उसकी इसलिए करते हैं ताकि कल को अगर कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ आ जाती है तो दैट यू मस्ट हैव एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। तो ये तीन मकसद हैं आपके किसी भी एक अच्छे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के। Performance management systems are imperfect because focus on individual discussions of performance may elicit strong emotions and may generate conflicts when subordinates and supervisors do not agree. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है कि आप इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं, आपकी जो डिस्कशंस हैं वो परफॉर्मेंस से हटके इमोशंस पे और कॉन्फ्लिक्ट्स पे चली जाती हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइजर्स के आपस में होते हैं तो वहाँ से जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फोकस ऑन द प्रोसेस, कंपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स में प्रेजेंट बैरियर्स टू प्रॉपरली फंक्शनिंग अप्रेजल प्रोसेसेस। और अगर आपका फोकस जो है वो ज़्यादा प्रोसेस पे है तो तब भी जो है वो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका अप्रेजल सिस्टम, अप्रेजल प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिवली फंक्शन नहीं कर रहा होगा। और नंबर थर्ड जो हमेशा से हर जगह पे रहा है, द अप्रेजर्स में बी पोरली ट्रेंड। और अगर आप अच्छे ट्रेंड नहीं हैं उस सिस्टम के तो तब भी यही प्रॉब्लम आएगा कि आपको एक्चुअली उस टूल को, उस एप्लीकेशन को, उस प्रोसेस को यूज़ करना ही नहीं आता था। सो दैट्स वाई प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, फिर आपके पास है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड ईईओ दैट इज़ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब ये भी जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ 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 ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो वो बात कर रहा है कि आपका जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जॉब रिलेटेड होना चाहिए। ये स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल्स नहीं होना चाहिए जिसको हम सब्जेक्टिव का नाम देते हैं। तो पर्सनल रिलेटेड नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी जॉब रिलेटेड। और फिर इसी तरह से आपके पास एडीए है, जो डिसेबिलिटीज़ को बेसिकली कंसिडर करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट मेजर रीजनेबल सक्सेस, और इसके लिए आपके पास एक लिंक यहाँ पे दिया गया है। फिर वो कह रहा है कि वैलिड परफॉर्मेंस मेजर कंडक्टेड एट एस्टैब्लिश्ड इंटरवल्स। जो आपकी जो अप्रेजल्स हैं ये इस्टेब्लिश्ड इंटरवल्स पे होने चाहिए। ये ना हो कि एम्प्लॉई सुबह आए और उसको पता चले जी कि आज आपकी जो है वो अप्रेजल्स हैं, तो इसका प्री डिसाइडेड जो है वो टाइम फ्रेम आपने देना है कि जी हमने फ़लाँ फ़लाँ टाइम ड्यूरेशन के बाद आप जो है वो इसको एवेलुएट करेंगे। फिर एवेलुएशन डन बाय ट्रेंड अप्रेजर्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अभी डिस्कस भी की है कि आप एवेलुएशन करेंगे, और बेहतर ये है कि आप उनसे करें जो ट्रेंड अप्रेजल्स हैं। और फिर यहाँ पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका अप्रेजल प्रोसेस है वो आता है। फिर वही बात कि प्रोसेस जब हम बात करते हैं तो प्रोसेस का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी यू हैव समथिंग एज एन आउटपुट। तो उसकी आउटपुट क्या है वो भी हम देखते हैं। स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स विद एम्प्लॉयज़।
आपका सबसे पहला काम ये है कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करना है एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के। फिर आपने कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस एंड सेट गोल्स, फिर आपने उनको बताना ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और क्या गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। फिर है मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपने उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, और जब आप उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लेते हैं तो फिर आप उसको कंपेयर करते हैं उनकी सेट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, कि जो आपने उनको टारगेट्स दिए थे या जो उनके एसओपीज़ थे आप उनके साथ उनको कंपेयर करते हैं। जब आप कंपेयर कर लेते हैं तो फिर आपके पास रिज़ल्ट्स आते हैं। उन रिज़ल्ट्स को फिर आप डिस्कस करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, और आफ्टर हैविंग डिस्कशन विद योर एम्प्लॉयज़ सो यू मे कम टू द पॉइंट जहाँ पे आपको ये लगे कि नहीं, आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो फिर आपको करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, और अगर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप वेल अबव योर स्टैंडर्ड्स हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम वन बाय वन आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम कंपनी स्ट्रेटजी गोल्स बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो भी आपके स्ट्रेटजिक गोल्स पे डिपेंड करती है, और इंडिविजुअल गोल्स तब ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जब वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ लिंक्ड होते हैं। और ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके जॉब एनालिसिस पे और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसको हम जेडी का नाम देते हैं। फिर आपने कम्युनिकेट करनी है एक्सपेक्टेशंस को। गोल्स मस्ट बी आर्टिकुलेटेड फ्रॉम सुपरवाइजर टू एम्प्लॉयज़ एंड फ्रॉम एम्प्लॉय टू सुपरवाइजर। तो ये बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। Measure actual performance, measurement of performance using information from personal observation, written reports, oral reports, statistical reports। देखें, आपने जब परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो दो चीज़ें हैं। एक तो आप उसके रिटन डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं, आपकी एनुअल टारगेट्स हैं, आपकी जो एनालिसिस हैं, आपके सिस्टम चेक्स हैं। ये एक तो ये चीज़ें हैं जो आपकी ब्लैक एंड वाइट में हैं। एक आपकी ओरल रिपोर्ट्स हैं और एक आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस एवेलुएशन के लिए। अगर तो आप अपनी बायसनेस पे कंट्रोल कर सकते हैं और कोई किसी किस्म का पर्सनल ग्रज नहीं है, तो फिर तो आप बड़ा अच्छा एवेलुएट कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जहाँ कहीं पर भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और ओरल रिपोर्ट्स की बात आती है तो हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम लोग तो उसकी जॉब टाइटल से, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से बहुत आगे जाके जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं चीज़ों को। कंपेयर परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड देयर डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी अगेंस्ट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। उनके गिवन स्टैंडर्ड्स के साथ आप अपने उन इंडिविजुअल की परफॉर्मेंसेस को फिर कंपेयर करते हैं। वंस यू कंपेयर, तो फिर आपने उसको फीडबैक देना है कि जो चीज़ आप हमने जिस चीज़ जो आपको एवेलुएट किया है उस एवेलुएशन की बेस पे ये चीज़ें जो हैं वो हमने आप में देखी हैं, तो वो जो चीज़ें होंगी वो आपकी सेल्फ़ एस्टीम को इम्पेक्ट करेंगी, और उस इम्पेक्ट का सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो आपका परफॉर्मेंस पे आएगा। फिर आपके पास है इनिशिएटिव करेक्टिव एक्शंस। जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आपने उन करेक्टिव एक्शंस को भी लेना है, और उन करेक्टिव एक्शंस को लेने का मकसद ये है कि आप में जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, या जहाँ जो चीज़ें आप में जहाँ आप लैग कर रहे हैं, तो उन वो बेसिकली इम्प्रूवमेंट एरियाज़ आपको बता दिए जाते हैं कि इन पे आपने अब ज़्यादा फोकस करना है। तो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली meant बाय इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शंस। फिर आपके पास आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो आप एक्चुअली अप्रेजल में मिस्टेक्स करते हैं। तो वेटिंग फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल टू गिव फीडबैक, ओवर एम्फसाइज रिसेंट परफॉर्मेंसेस, being too positive or negative, being critical without being constructive, talking not listening। तो ये चंद एक मिस्टेक्स हैं जो परफॉर्मेंस रिव्यू करते हुए मैनेजर्स करते हैं। तो यू शुड अवॉइड ऑल दीज मिस्टेक्स वाइल परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। और फिर आपके तीन किस्म के मेथड्स हैं जिनको एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स कहते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड्स कहते हैं, और अचीव्ड आउटकम्स कहते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नो सिंगल अप्रोच इज़ बेस्ट,
ईच हैज़ इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत होती है। तो कोई भी स्टैंडर्ड जो है वो ऐसा चाहिए नहीं है कि आप जिसको कह सकें, क्लेम कर सकें कि दिस वन इज़ द बेस्ट वन। तो ये बेसिकली किसी भी एक मैनेजर पे, अप्रेजर पे डिपेंड करता है कि वो क्या यूज़ कर रहा है या क्या रिकमेंडेड है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स क्या हैं? द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, इवैल्यूएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय। ये इंडिविजुअलिस्टिक होता है, आपके जो स्टैंडर्ड्स दे दिए गए हैं उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, इसका किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर आपके पास वो कह रहा है जी कि क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल है बेस्ड ऑन की बिहेवियर्स anecdotes illustrating effective and ineffective job performances. Checklist appraisals, the appraiser checks off behaviors that apply to the employee. फिर ग्राफिक रेटिंग स्केल अप्रेजल है, अप्रेजल रेट्स एम्प्लॉई ऑन अ नंबर ऑफ जॉब रिलेटेड फैक्टर्स, अवॉइड्स एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज। तो ये चंद एक तरीके हैं एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड के जिनको आप यूज़ कर सकते हैं वाइल योर अप्रेजल। Forced choice appraisal. Appraisal ponders sets of statements that appear to be equally favorable, then choose the statement that best describes the employee. और फिर आपके पास बार्स है जो आपने पहले भी डिस्कस किया, बाकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी आपने इसको पढ़ा होगा कि बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल appraisal rates employee on factors that are defined by behavioral descriptions illustrating various dimensions along each rating styles, each rating scale. तो आप बार्स को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर अप्रेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर आपके पास आ जाता है रिलेटिव स्टैंडर्ड्स। ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग है, एम्प्लॉय आर प्लेस्ड इन अ क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्टिंग देयर रिलेटिव employees are placed in a classification reflecting their relative performance such as top 1 5th। तो आपने अपने उस ग्रुप में रैंकिंग कर लेनी है, तो उस ग्रुप में फिर आपको पता चल जाता है कि 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है। इंडिविजुअल रैंकिंग, एम्प्लॉयज़ आर रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो ये जिस तरह से आपने ग्रुप रैंकिंग की है उसी तरह से आप इंडिविजुअल रैंकिंग भी कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 कर लेते हैं। तो आपका जो टॉप पे है वो आपका टॉपर होगा, जो लोएस्ट है, और इसी तरह से फिर वो बाकियों को फॉलो ऑन करते हैं। पेयर्ड कंपैरिजन, ईच इंडिविजुअल इज कंपेयर टू द एवरी अदर फाइनल रैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टाइम्स द इंडिविजुअल इज़ प्रेफर्ड नंबर इन अ पेयर। तो आप पेयर्ड की बेस पे भी जो है वो उनका कंपैरिजन कर लेते हैं और फिर उसे आपको पता चल जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंडिविजुअल वाइज कैसी है, ग्रुप वाइज कैसी है, और इन केस ऑफ पेयर आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। फिर अचीव्ड आउटकम्स हैं, ये हमने एमबीओ डिस्कस भी किया था अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, इसको पढ़ा भी होगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, जिसका मतलब ये है कि इंक्लूड्स म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्म्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ट्रांसलेट इनटू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एट द डिवीजनल, डिपार्टमेंटल और इंडिविजुअल लेवल्स। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। आपको टास्क दे दिए जाते हैं और बेसिकली उन टास्क को आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं कि आपने लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ है जी कि जी ये आपके टारगेट्स हैं, जाएँ इनको अचीव करें। तो वो बेसिकली आपके जो है MBO कॉन्सेप्ट कहलाता है। कॉमन एलिमेंट्स इन एन MBO प्रोग्राम्स आर गोल स्पेसिफिक होते हैं, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है और परफॉर्मेंस फीडबैक होता है। इफेक्टिवली इंक्रीज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी स्पेशली व्हेन गोल्स आर डिफिकल्ट इनफ टू रिक्वायर स्ट्रेचिंग। तो ये तब बेसिकली दिया जाता है जब आपके गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हों, आपको जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क दिए जाएँ, तो उनको अचीव करने के लिए फिर नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो MBOs की तरफ चली जाती हैं। अब फैक्टर्स दैट कैन डिस्टॉर्ट अप्रेजल्स, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है किसी भी अप्रेजल में, वो है इन अप्रोप्रिएट सब टाइटल्स, लीनियंसी एरर, हॉलो एरर, सिमिलैरिटी एरर, सेंट्रल टेंडेंसी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो सब इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो ये आपकी जो डिस्टॉर्शंस हैं वो आपके अप्रेजल को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर आप ये देखें यहाँ पर, तो वो बात कर रहा है कि लीनियंसी एरर क्या है। ईच इवैल्यूएटर हैज़ इज़ हर ओन वैल्यू सिस्टम, सम इवेलुएट हाई लीनियंसी एंड अदर्स लो या नेगेटिव, जिसकी बात करते हैं। तो हाउ मच लीनियर आर यू
ये डिपेंड करता है किसी भी एक इंडिविजुअल पे। और हॉलो ऑर्डर क्या है कि evaluator lets an assessment of an individual on one trait influence evaluation on all traits। और उसका इसका बेसिकली हॉलो इफ़ेक्ट भी होता है, हॉलो एरर भी यही है कि आपने अगर देखा है कि किसी में एक प्रॉब्लम है और वो एक प्रॉब्लम बाकी सब लोगों पे जो है बाकी सब एट्रीब्यूट्स पे इम्पेक्ट कर गया है, तो उस चीज़ को बेसिकली हम हॉलो इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। फिर सिमिलरिटी एरर है, इवेलुएटर रेट्स अदर्स इन सेम वे दैट द इवेलुएटर परसीव्स हिम और हरसेल्फ, कि आप अपने साथ जैसे आप अपने या बाकी लोगों को इवेलुएट करना चाह रहे होते हैं, तो वो सिमिलरिटी उसमें आ जाती है। लो अप्रेजल मोटिवेशन है, इवेलुएटर्स में बी रिलेक्टेंट टू बी एक्यूरेट इफ़ इम्पॉर्टेंट रिवॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ डिपेंड ऑन द रिजल्ट्स। तो मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका इवेलुएटर जो है वो कितना मोटिवेटेड है जो भी वो काम जो है वो कर रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी द रिलक्टेंस ऑफ टू यूज़ द एक्सट्रीम्स ऑफ रेटिंग स्केल एंड एडुकेटली डिस्टिंग्विशिंग एम्प्लॉयज़ अमंग एम्प्लॉयज़ बीइंग रेटेड। तो आपकी कोशिश होती है कि आप सेंट्रली जो है वो सेंट्रली फोकस्ड रहें, आप हायर एंड्स पे नहीं जाते, आप लोगों को ज़्यादा नेगेटिव या ज़्यादा पॉजिटिव रेट नहीं करते। जैसे अगर हम लिकट स्केल की बात करें, अगर 1 to 5 है, तो आपकी कोशिश होती है कि लोग 3-4 में 2-3 में ही फॉल करते रहें, आप 1 और 5 को जो है वो बहुत कम रेट करते हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या है? द प्रेशर्स फॉर इक्वलिटी एंड फियर ऑफ retribution for low rating leads to less differentiation among rated employees। तो वो प्रेशर जो आपकी इक्वलिटी और फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन का होता है, जिसकी वजह से लो रेटिंग्स आ सकती हैं, तो वो भी जो है वो आपके डिस्टॉर्शन कहलाती है अप्रेजल में। और फिर इन अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट्स फॉर परफॉर्मेंसेस लाइक एफर्ट, एंथुजियाज्म, अपीयरेंस एट्सेट्रा आर लेस रेलेवेंट टू सम जॉब्स देन अदर्स। तो ये भी जो है वो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो लिंक्ड हैं चीज़ें, कि हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग, हाउ मच एंथुजियास्टिक यू आर एंड हाउ यू अपीयर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। तो हर जॉब के साथ ये चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं होती, लेकिन कुछ जॉब्स के साथ ये चीज़ें एक्चुअली मैटर भी करती हैं। और फिर आपके पास एट्रीब्यूशन थ्योरी है, द वैल्यूएशंस आर अफेक्टेड बेस्ड ऑन वेदर समवन परफॉर्मेंस इज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स दे कैन कंट्रोल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दे कैन नॉट कंट्रोल। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किन फैक्टर्स पे बेस कर रही है। उन फैक्टर्स पे बेस कर रही है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो फैक्टर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं वो आपके इंटरनल हैं, तो जिनको आप नहीं कंट्रोल कर सकते वो आपके एक्सटर्नल हैं। इफ़ पुअर परफॉर्मेंस इज एट्रीब्यूटेड टू इंटरनल कंट्रोल, द जजमेंट इज़ हार्शर देन व्हेन इज एट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल कंट्रोल। तो जस्ट लाइक कि अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लिंक की गई है आपके इंटरनल फैक्टर्स के साथ, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन जो है वो बड़ी टफ होगी। और अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ लिंक्ड है, जिसका मतलब ये है कि वो फैक्टर्स जिनको आपके कंट्रोल में नहीं थे, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल इतनी परेशान कुन नहीं होगी। To create better performance management systems, use behavior-based measures which are more job-related and elicit more inter-rater agreement than traits such as loyalty and friendliness. Combine absolute and relative standards. Absolute standards tend to be positively lenient. Relative standards suffer when there is little variability. Provide ongoing feedback. Expectations and disappointments should be shared with employees on frequent basis. ये सारी की सारी जो हैं वो तरीके हैं जिनसे आप अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। यूज़ मल्टीपल रेटर्स, डिफरेंट लोगों को यूज़ करें सो दैट के सब्जेक्टिविटी का जो फैक्टर है उसको कम किया जा सके। रेट सेलेक्टिविटी, अप्रेजर शुड इवेलुएट ओनली इन एरियाज अबाउट विच दे हैव सफिशिएंट नॉलेज। दे शुड बी ऑर्गेनाइजेशनली क्लोज द इंडिविजुअल बीइंग इवेलुएटेड एंड शुड बी एन इफेक्टिव रेटर। तो ये रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो रेट आपको कर रहा है वो एक थोरो जेंटलमैन होना चाहिए और उसको चीज़ों को पता होना चाहिए और वही चीज़ों को वो असेस करे जिसका उसके पास सफिशेंट नॉलेज भी हो। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके अपने अप्रेजर्स को चाहे वो ट्रेन करें, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ट्रेंड नहीं होंगे तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो है वो लीगल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। ये एक वो परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग को डिस्कस कर रहे हैं जी कि यूज़ बिहेवियर बेस्ड मेजर्स, combine absolute and relative standards, provide ongoing feedback, have multiple raters,
rate selectivity, train appraisers, or ultimately what you will achieve? Definitely success. तो create more effective performance management systems for an effective performance appraisal meeting. ये अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि जी आप अपने स्केजुल्स को जो है वो पहले से डिसाइड करके रखें. क्रिएट सपोर्टिव ऑरा बिटवीन मीटिंग. डिस्क्राइब अप्रेजल्स पर्पस जो है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए. इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ इन अप्रेजल डिस्कशन. फोकस ऑन बिहेवियर्स नॉट एम्प्लॉयज़. सबसे इंपॉर्टेंट, साइट स्पेसिफिक एग्जांपल्स, गिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, इंश्योर एम्प्लॉय अंडरस्टूड अप्रेजल, जनरेट अ डेवलपमेंट प्लान. सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी चीज़ है वो ये आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्रेजल सिस्टम है. अगर लोगों को आपके इस अप्रेजल सिस्टम की समझ नहीं आई तो माइंडेड कि आप चीज़ों को अच्छा करते करते अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेंगे. और नॉर्मली देखने को यही आया है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस में भी नया परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम अप्लाई हुआ है वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट तक वो फेल ही होता आया है. क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी ट्रेनिंग पे हम लोगों से मुराद के ऑर्गेनाइजेशंस उन इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग्स पे जिन लोगों ने अप्रेजल करनी है उन पे हमारा फोकस नहीं होता. तो अनट्रेंड प्रोफेशनल्स जो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे काम करते हैं तो उनके नुकसान ज़्यादा ही होते हैं. चैलेंजेस इन एवेलुएटिंग ओवरसीज एम्प्लॉयज़. डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव होता है. एक्सपेक्टेशंस बिटवीन द पेरेंट एंड द लोकल कंट्री में मेक एवेलुएशन डिफ़िकल्ट. Evaluation forms may not be translated accurately. Quantitative measures may be misleading. तो ये चंद एक फैक्टर्स हैं जो आपके ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ को जो है वो इवेलुएट करने में प्रॉब्लम आती है. जैसे कि आप अगर अब्रॉड में कहीं काम कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर आपका लैंग्वेज बैरियर है कि आपको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि करना क्या है. आपको इवेलुएशन में भी समझ नहीं आई कि उन्होंने आपसे पूछा क्या और आपने उनको क्या जवाब दिया है. तो ये इस तरह की चीज़ें भी जो है वो क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट्स में देखने को मिलती हैं. और फिर ये चंद एक रिकमेंडेशंस जो हैं वो आपको दी गई हैं कि 3 अप्रेजल अप्रोच अगर आपने करनी है तो वो आपकी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स हैं, रिलेटिव अप्रोच है और अचीव्ड आउटकम्स हैं. कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस हैं तो स्टेप इन द प्रोसेस अप्रेजल प्रोसेस है. 3 पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ 2 वे फीडबैक डेवलपमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, एट्रीब्यूशन थ्योरी है तो इंटरनल एक्सटर्नल आपके कंट्रोल हैं. और लीनियंसी, हॉलो एरर, सिमिलरिटी, सेंट्रल टेंडेंसी, इन्फ्लेशनरी मेजर्स और इनअप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो वो आपका फैक्टर्स दैट कैन डिस्टॉर्ट अप्रेजल है. तो ये बेसिकली आपके इस चैप्टर का एक नटशेल है जो यहाँ पे एक स्लाइड में जो है वो रिकमेंड किया गया है. एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. बुक को एक नज़र आप थॉरो पढ़ लें. अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम उस पर जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप उसको अब नोट कर लें. नेक्स्ट सेशन से पहले फिर हम वो क्वेश्चंस ले लेंगे. थैंक यू वेरी मच.